नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन की। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइंस, एचपी जीके के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने काफी समय से ये डिमांड की थी कि सर जो वीडियो आप लोग बनाएं वो टॉपिक वाइज बनाएं ताकि हमारी कंप्लीट तैयारी हो सके। दोस्तों यहां पे मैं आज से ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकें। दोस्तों अगर आप लोग टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग एचपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोग देखें टीजीटी कमीशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन एचपी टेट का लेवल जो है दोस्तों थोड़ा सा कम है, तो ये आपकी ओवरऑल तैयारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बहुत बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। हिस्ट्री का ये दोस्तो63 ये टॉपिक है बौद्ध धर्म। दोस्तों अगर आप लोग बात करें बौद्ध धर्म की तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म की बात करें तो ये 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों 563 बीसी लुम्बिनी में अगर आप लोग इसे याद करें तो यहाँ पे 563 लिखा है। 5 जो अब दोस्तों एक बैलेंस नंबर होता है, और अगर आप लोग महात्मा बुद्ध की बात करें तो वो हमेशा बैलेंस में रहते हैं, शांति में रहते हैं, तो वहां से आप लोग जो है वो इसे याद कर सकते हैं। 5 के बाद 6 आता है और 6 का अगर आप लोग हाफ कर दें तो 3 होगा। इस तरह से आप लोग थोड़ा ट्रिक बना के इन चीजों को याद कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी लुम्बिनी दोस्तों जो कि नेपाल में है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये टॉपिक देखें तो आपकी बुक्स में ये टॉपिक होंगे, लेकिन दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनते हैं, हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग बहुत सारी चीजें जो आप रीड कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आप उनको भूल जाते हैं पेपर के टाइम में, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया जाएगा। आप चाहे तो साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी अरुवेला गया बिहार, दोस्तों तब उनकी एज क्या थी, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। दोस्तों तब उनकी एज जो थी वो 35 ईयर थी। इन्होंने वहां पे उपदेश भी दिए थे, और ये उपदेश दोस्तों कहां पे दिए गए थे, सबसे पहला उन्होंने जो उपदेश दिया था वो सारनाथ यूपी में दिया था। और दोस्तों इनकी मृत्यु के बारे में भी पूछा जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी, कुशीनगर यूपी में, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। दोस्तों यहाँ पे पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता महामाया थी। दोस्तों बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था और इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी ने किया था। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। दोस्तों यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा में और जो जैन ग्रंथ थे वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। दोस्तों इसमें त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। और त्रिपिटक में क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे इसमें विनय पिटक आ गया, नंबर 2 पे सूत पिटक, और 3rd नंबर पे अभिधम पिटक। दोस्तों गौतम बुद्ध जिन्हें अब महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, दोस्तों इनकी प्रमुख जो कुछ घटनाएं हुई थी इनको भी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जब इन्होंने घर को त्याग किया था तो उस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो संबोधि कहा जाता है उस चीज को। प्रथम जब इन्होंने उपदेश दिया था तो उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जब इनका निर्वाण हुआ था, देहांत हुआ था, तो उसमें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों बुद्ध की मृत्यु के बाद जो थी वो बहुत सारी संगतियां हुई थी, जैसे कि इसमें 4 जो थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो पेपर में आएगी दोस्तों ये थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुई थी और इसका जो आयोजन था वो राजगिर, दोस्तों राजगिर कहां पे है, बिहार में है, सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। और बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, जो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो 2 पिटकों, जिसमें कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 थे, लेकिन जो इनके उपदेश थे वो 2 पिटकों में बताए गए थे, सूत पिटक और विनय पिटक में। दोस्तों ये संगीति जो थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी। और जो अजातशत्रु थे वो किस वंश से थे, हर्यंक वंश से थे। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी दोस्तों प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। और महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, वो उनको बहुत ज्यादा प्रिय थे, और उन्हीं के कहने पर उन्होंने दोस्तों जो स्त्रियों का इन्होंने यहाँ पे प्रवेश करवाया था। और दोस्तों जो उनके मंडल बनाए जाते थे, यहाँ पे उनकी सभाएं वगैरह होती थी, उसमें स्त्रियों का प्रवेश पहले वर्जित था, लेकिन आनंद के कहने पे ही महात्मा बुद्ध ने उनका प्रवेश जो था वो स्टार्ट कर दिया था। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक को रीड कर लिया है। जैसे जैसे हम लोग दोस्तों वीडियो बनाएंगे
हम लोग बहुत सारी चीजों को कवर करते जाएंगे। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक पे, जिसमें कि राष्ट्रपति। दोस्तों अगर आप लोग टीजीटी कमीशन की बात करें तो राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है और इसे प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग देखें तो राष्ट्रपति जो है वो नामात्र का ही होता है, लेकिन अगर वास्तविक अध्यक्ष की बात करें तो वो आपका प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों तो यहां पे आप लोगों ने देख लिया, संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ सब ऑर्डिनेट अधिकारियों के द्वारा ही करेगा। दोस्तों इस आर्टिकल को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके पास आर्टिकल 53(1) में क्या बोला गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में ही होती है दोस्तों, लेकिन इसका वो प्रयोग कब करेगा, खुद के दिमाग से दोस्तों, या फिर आपने जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल होता है उनकी सहायता से ही ये डिसीजन जो वो लेते हैं। राष्ट्रपति नामात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। दोस्तों आर्टिकल 52 भी कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है दोस्तों, जैसे एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी और आपकी जैसे आर्मी होगी दोस्तों, इन सभी का जो मेन अध्यक्ष होता है, जो सबसे बड़े अध्यक्ष होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होते हैं, वो राष्ट्रपति ही होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति की अगर योग्यताएं देखें तो काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि भारत का वो सिटीजन होना चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए। उसकी आयु दोस्तों, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। उसकी आयु दोस्तों जो है वो 35 ईयर होना चाहिए। ये लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता भी होनी चाहिए। दोस्तों लोकसभा की अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है, जैसे कि आप लोग देखें तो 25 ईयर उसमें एज काउंट की जाती है। अगर आप लोग राज्यसभा की बात करें तो 30 ईयर, तो लोकसभा का सदस्य होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। और दोस्तों वो किसी भी सरकारी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों नाम का प्रस्ताव तथा उसका अनुमोदन कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति का टॉपिक भी बहुत बड़ा है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम इन सभी चीजों को अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियां भी काफी बार पूछी जाती हैं, जैसे कि उसमें अगर आप लोग देख लें 3 आर्टिकल्स जो है वो काफी ज्यादा फेमस है, 352, 356, 360। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इसमें राष्ट्रपति शासन, दोस्तों यहाँ पे मैं ये 352, 356 और 360 ये जो आर्टिकल्स हैं इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो इससे आपके रिवीजन भी हो जाएगी और जो भी आप अच्छे तरीके से अगर टाइप करते हैं तो इससे बाकी लोगों को भी फायदा होगा। चलिए आगे चलते हैं। मंडी जिला, दोस्तों यहाँ पे हिमाचल जीके की बात करते हैं, जो मंदिर बार बार पूछे जाते हैं, भूतनाथ मंदिर। दोस्तों भूतनाथ मंदिर जो है वो मंडी में है और इसका जो निर्माण था 1526 ईस्वी में राजा अजवर सेन ने करवाया था और ये मंदिर अर्धनारीश्वर को समर्पित है। दोस्तों अगर आप लोग इसकी बात करें तो अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश जीके तैयार करते हैं तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भूतनाथ मंदिर कहां पे है, तो भूतनाथ मंदिर जो है मंडी जिले में है दोस्तों, और इसका जो निर्माण था वो अजवर सेन के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1526। और ये दोस्तों ये मंदिर है, ये किसे डेडिकेट किया गया है, ये अर्धनारीश्वर मंदिर जो है वो अर्धनारीश्वर मंदिर है दोस्तों। ये सॉरी दोस्तों, श्यामा काली मंदिर मंडी में स्थित है। ये भी मंदिर जो है वो श्यामा काली मंदिर जो वो कहां पे है, मंडी में है और इसका निर्माण राजा श्याम सेन ने करवाया था। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं श्यामा काली मंदिर मंडी में है दोस्तों, इसका बारे में मैंने बता दिया। माधव राव मंदिर मंडी का निर्माण राजा सूरसेन ने करवाया था। प्राचीन मंदिर दोस्तों ये भी मंडी में है और इसका निर्माण 1346 ईस्वी में करवाया था और ये किसने करवाया था, राजा दानसेन ने। मगरूरू महादेव मंदिर मंडी में है दोस्तों। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बटुक भैरव मंदिर जो दोस्तों ये भी आपका कहां पे है, ये भी मंदिर में है, मंडी में है। शंभू महादेव मंदिर ये दोस्तों पड्डल में है। सिद्ध बद्रा मंदिर पड्डल में है दोस्तों। सिद्ध काली मंदिर सैरी में है। सिद्ध गणपति मंदिर सूरत सोठी और सिद्ध जालपा मंदिर का निर्माण राजा सिरसेन ने करवाया था। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी मंदिर डिस्कस किए हैं ये मैंने मंडी डिस्ट्रिक्ट की हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों मुख्य जाम्योत्तर कहां से गुजरती है, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है दोस्तों। ग्रीनविच से गुजरती है। पृथ्वी पर अगर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान जाम्योत्तर जहां ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दोस्तों अगर आप लोग ज्योग्राफी के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की किताबें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो वहां पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। लंदन का शहर ग्रीनविच इसी रेखा में आता है।
इसलिए इस ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लंदन का जो शहर है उसी शहर जिसका नाम है ग्रीनविच, तो इसलिए इसका नाम जो है ग्रीनविच रखा गया है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो दोस्तों रेखाएं होती हैं उनको हम लोग देशांतर कहते हैं। दुनिया का मानक समय इसी से निर्धारित किया जाता है, और भारत का मानक समय यहां पे आप लोग देख सकते हैं 82:30 मिनट, और ये दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट जो वो आगे चलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों सौरमंडल, ज्योग्राफी का ये काफी बढ़िया टॉपिक है। सौरमंडल, सूर्य और इसके दोस्तों जो इर्द गिर्द जो ग्रह होते हैं, चाहे क्षुद्र ग्रह हो, धूमकेतु हो, उल्काएं हो, या अन्य आकाशीय पिंड हो, दोस्तों इनको सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल जो परिवार का जो मुखिया है वो क्या है? सूर्य है। दोस्तों अगर आप लोग सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आता है। इसके बाद हमारे पास बुध ग्रह होता है, मैं यहाँ पे आगे डिस्कस करूंगा। तो शुक्र ग्रह होता है, पृथ्वी होती है। इसमें फिर आप लोग जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं आपको बताता जाऊंगा। सूर्य में मुख्य दोस्तों अगर आप लोग देखें तो ये गैसों का एक समूह है। इसे दोस्तों ये एक तारा है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जो वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है और वही दोस्तों इसका ऊर्जा का मेन स्रोत है, नाभिकीय संलयन। कई बार ऐसे पूछा था कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, लेकिन दोस्तों यहां पे अगर आप लोग देखें तो सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन है जो सूर्य की ऊर्जा का मेन स्रोत है। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। दोस्तों यहां पे सूर्य का प्रकाश चमकता है, उसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्य क्रीट कहते हैं। दोस्तों जब सूर्य ग्रहण लगता है, जैसे कि आप सभी को पता है, सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, जो हमें पार्ट दिखाई देता है उसे सूर्य क्रीट कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 5 सेकंड लगते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से देख लें कि जो सूर्य का प्रकाश है जब वो पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसमें कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। तो 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। उल्कापिंड की बात करें, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। दोस्तों ये जितने भी है दोस्तों ग्रह उपग्रह हैं दोस्तों, ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो बहुत समय पहले ऐसे हुआ था कि इसकी जो अवधारणा थी सूर्य सेंटर में है या फिर पृथ्वी सेंटर में है, तो इस पे भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन कोपरनिकस ने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन इससे पहले गैलीलियो ने भी इसके बारे में बताया गया था। पर उस समय दोस्तों अगर आप लोग इसकी स्टोरी को देखें तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि उस समय जब गैलीलियो थे तो उन्होंने सूर्य को मेन सेंटर माना था और बाकी चीजों को उन्होंने उसके इर्द गिर्द घूमने के लिए कहा गया था। लेकिन दोस्तों उनकी जो मान्यता थी, उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था उसे नकार दिया गया था और उसी के वजह से उनको जो थी वो फांसी भी दी गई थी। लेकिन कोपरनिकस ने इसके बारे में फिर से रिसर्च की और बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीजों को बताया। लेकिन इसके बारे में कभी हम लोग बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी बात करते हैं धूमकेतु। ये गैस तथा धूल का संग्रह होता है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ के समान चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों ये चमकीले रूप में जो है वो दिखाई देता है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल अगर आप लोग देखें तो 76 ईयर, और ये अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में ये दोस्तों आपको दिखाई दिया था। लेकिन अब ये कब दिखाई देगा? तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2062 में ये दिखाई देगा। तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों ये कहां पे क्षुद्र ग्रह कहां पे दिखाई देते हैं? ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में दिखाई देती हैं दोस्तों, उनके बीच में दिखाई देती हैं। और ये छोटे आकाशीय पिंड होते हैं और इस सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आरुण दोस्तों जिसे यूरेनस भी कहा जाता है, ये हरे रंग का ग्रह है और इसमें बड़ी मात्रा में दोस्तों मीथेन गैस जो है पाई जाती है। आरुण की बात करें दोस्तों, ये ग्रीन कलर का है। ये ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें दोस्तों मीथेन गैस जो वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये अपनी दूरी पर सूर्य की और इतना झुका हुआ है या फिर इसे लेटा हुआ है दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो ऐसे एक प्रश्न आ सकता है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो वो अरुण ग्रह है। वरुण जिसे नेपच्यून कहा जाता है, खगोलीय व्यवस्था में सूर्य की सबसे दूरी पर स्थित ग्रह दोस्तों ये नेपच्यून ग्रह आता है। नेपच्यून यूरेनस के बिल्कुल समान है, इसलिए इसका जुड़वा भी माना जाता है। दोस्तों उपग्रहों में टिट्रोन प्रमुख ग्रह है। अब बात करते हैं प्लूटो की। जैसे कि आप लोग देखें तो सौरमंडल में 8 ग्रह बच गए हैं। प्लूटो भी पहले ग्रहों की श्रेणी में ही आता था, लेकिन अगर आप लोग देखें IAU की प्राग सम्मेलन में 24 अगस्त, इस डेट को याद रख लें, 24 अगस्त 2006 को इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाला गया था। अब इसे बोना ग्रह कहा जाता है। दोस्तों इसका नया नाम जो रखा गया है 1343 रखा गया है। क्लाड टाम्बो ने 1930 में इसकी खोज की थी, तो ये भी पूछ सकते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रहों की।
ग्रह की बात करते हैं, सौरमंडल में दोस्तों 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले बुध ग्रह आता है, फिर शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, और दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह आते हैं, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों बुध ग्रह जो सबसे नजदीक ग्रह पाया जाता है, आगे मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा, यह सबसे छोटा ग्रह है और जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इस ग्रह में कोई भी गैस जो है वो प्रेजेंट नहीं पाई जाती है। शुक्र ग्रह दोस्तों ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। अगर आपको यहां पे प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध ग्रह। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों देखें तो पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र ग्रह। और दोस्तों ये चमकीला भी बहुत ज्यादा है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोस्तों मॉर्निंग के टाइम में दिखाई देता है और शाम के टाइम में दिखाई देता है। इससे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगर आप लोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो डेंसिटी है, घनत्व है, आकार है या फिर व्यास है, वो पृथ्वी के जैसे ही दिखाई देता है। पृथ्वी जैसे कि जहां पे हम लोग रहते हैं, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर ये अपने अक्ष पर बात करें तो 33.5 डिग्री दोस्तों ये झुका हुआ है। ये सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, और इसमें उपग्रह जो है वो दोस्तों चंद्रमा भी है। इसका एक उपग्रह है वो जो चंद्रमा है। दोस्तों अगर आप लोग देखें पृथ्वी पर यहाँ पर रहने के लिए बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जो आदमी के लिए सर्वाइव करना यहाँ पे आसान है। लेकिन बाकी ग्रहों पे देखें, जैसे मंगल ग्रह की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आदमी के लिए सुटेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व में घूर्णन करके, दोस्तों ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है दोस्तों वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है। दोस्तों ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय जो है वो लेती है। तो एग्जैक्ट समय हमारे पास यहाँ पे यही आ रहा है। दोस्तों सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 सेकंड का समय लेते हैं। दोस्तों ये 5 घंटे 48 सेकंड जब 4 साल के बाद आते हैं तो इससे लीप ईयर बन जाता है। दोस्तों जल के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ऋतु परिवर्तन के कारण यहां दिन रात होते हैं। मंगल ग्रह दोस्तों इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका लाल रंग क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। दोस्तों ये अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार में पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 ग्रह हैं, वो कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलोपिस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह में है। दोस्तों बृहस्पति की बात करें तो दोस्तों ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, यूपिटर कहा जाता है, और इसका उपग्रह भी सभी उपग्रहों से बड़ा है। शनि ये आकार में सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। दोस्तों तल के चारों ओर बले इसकी विशेषता है। दोस्तों इसमें रिंग पाए जाते हैं। सौरमंडल में इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, जैसे कि यहां पे डायग्राम भी दिए गए हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। डायग्राम में आप लोगों को यहां पे सबसे पहले सेंटर में सूर्य दिखाई दे रहा है, फिर आपके पास बुध ग्रह दिखाई दे रहा है, फिर दोस्तों यहां पे शुक्र ग्रह होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, फिर इसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, यहां तक दोस्तों ये आंतरिक ग्रह है। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो है वो आपके बाहरी ग्रह हैं, और यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां पे क्षुद्र ग्रह जो है वो पाए जाते हैं। दोस्तों तो यहां पे ये आज का वीडियो था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेन टॉपिक जो थे वो मैंने आपको बता दिए। इसमें मेन पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों ये आज का वीडियो था। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो जो वो आगे भी बनाई जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।